नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषिराज पांडे। आज हम लॉर्ड रिपन के संदर्भ में बातचीत करने जा रहे हैं। सन 1880 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, जिसमें उदारवादी दल की सरकार बनी। ग्लैडस्टन दूसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। ग्लैडस्टन यूरोप में स्वतंत्रता के समर्थक थे। भारत के संदर्भ में भी उनकी विचारधारा उदारवादी रही। सन 1880 में प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड रिपन को चुना। लॉर्ड रिपन वायसराय बनने के पहले भारत में भारत सचिव रह चुके थे। यहाँ की स्थिति और परिस्थिति से वे पूरी तरह वाकिफ थे। लॉर्ड रिपन अत्यंत ही सुधारवादी और उदारवादी प्रवृत्ति के द्योतक कहे जा सकते हैं। वह भारतीयों का सच्चा हितैषी था, शुभचिंतक था। उन्हें वह हर प्रकार से सुखी और संपन्न बनाना चाहता था। उसके लक्ष्य की यथार्थता कलकत्ता में दिए उनके सर्वप्रथम भाषण से परिलक्षित होती है, जिसमें उन्होंने कहा था, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। रिपन जिस समय भारत के वायसराय बनकर आए, उस समय भारत की स्थिति अत्यंत नाजुक थी। पूर्ववर्ती वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यों के चलते भारतीयों में गहरा असंतोष व्याप्त था। भारत राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जागरण के दौर से गुजर रहा था। अतः भारत आते ही रिपन ने लिटन के दमनकारी कार्यों के स्थान पर सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार की नीति अपनाई। लॉर्ड लिटन के द्वारा निर्मित अनेक कानूनों को उन्होंने समाप्त कर दिया और उनके स्थान पर सुधारवादी कदम उन्होंने उठाए। लॉर्ड लिटन ने अग्रगामी नीति अपनाते हुए अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया था, जिसकी सर्वत्र निंदा हुई थी। रिपन ने उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए काबुल में ब्रिटिश रेजिडेंट रखने के लिए दबाव डालना बंद कर दिया। परिणाम यह हुआ कि अफगानों तथा ब्रिटिश शासन के बीच महत्वपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। रिपन ने देशी रियासतों के प्रति भी अपनी उदारता की नीति दिखाई। सन 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में मैसूर पर कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मैसूर राज्य का अधिग्रहण कर लिया गया था। कंपनी सरकार के द्वारा नियुक्त कमीशन ने मैसूर के राजा को यद्यपि आरोप मुक्त कर दिया था, किंतु मैसूर का राज्य उन्हें लौटाया नहीं जा सका। इन्हीं परिस्थितियों में सन 1867 में मैसूर के राजा का देहांत हो गया। चूंकि उसका पुत्र नाबालिग था, राज्य अभी भी नहीं दिया जा सका था। रिपन ने वायसराय के रूप में भारत आने के पश्चात मैसूर के राज्य को उनके दत्तक पुत्र को सौंपकर मैसूर राज्य के साथ न्याय किया। इसी प्रकार कोल्हापुर के राजा के पागल हो जाने पर अधिग्रहित राज्य को कोल्हापुर के राजा की विधवा के द्वारा नियुक्त दत्तक पुत्र को राज्य सत्ता सौंपकर उदारता का परिचय दिया था। वहीं सन 1882 में हैदराबाद के निजाम सालार जंग की मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र नाबालिग था। वहां के प्रशासन संचालन के लिए रिपन ने एक संरक्षण समिति का गठन किया। सन 1883 में सालार जंग का पुत्र जब बालिग हो गया तो हैदराबाद का राज्य उन्हें सौंप दिया गया। रिपन के इन कार्यों से देशी रियासतों के शासकगण ब्रिटिश शासन की भक्त बन गए। रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को भी समाप्त किया। लॉर्ड लिटन ने सन 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को बनाया था, जिसके माध्यम से भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को लेकर अनेक प्रतिबंध लगाए गए थे, जबकि अंग्रेजी समाचार पत्र पूरी तरह से स्वतंत्र थे। इससे भारतीय प्रेस में गहरा असंतोष था। रिपन ने इस एक्ट को समाप्त कर सभी प्रकार के समाचार पत्रों को स्वतंत्रता प्रदान की। आंतरिक क्षेत्र में रिपन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सन 1882 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव को पेश करना था।
स्थानीय स्वशासन के माध्यम से रिपन प्रशासन कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने में विश्वास तो रखता ही था, साथ ही साथ वह यह भी चाहता था कि भारतीय राजनीतिक एवं सार्वजनिक शिक्षा प्राप्त कर सके। रिपन ने शिक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। चार्ल्स वुड के डिस्पैच सन 1854 के कार्यों की समीक्षा के लिए सन 1882 में W. हंटर की अध्यक्षता में उन्होंने एक आयोग का गठन किया। इस आयोग का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा के संबंध में उपाय सुझाने थे। हंटर आयोग की सलाह के आधार पर भारत में शिक्षा का व्यापक प्रचार और प्रसार हुआ। रिपन बंगाल में लागू स्थायी कर व्यवस्था में भी परिवर्तन लाना चाहता था। उसकी योजना कृषकों को जमीन पर स्थायी अधिकार दिलाने का आश्वासन देना था। बंगाल के बहुसंख्यक जमींदार वर्ग और कृषक वर्गों के विरोध के चलते रिपन यह कार्य कर पाने में सफल नहीं हो पाए। कारण यह था कि भारत सचिव ने भी भूमिकर नीति में परिवर्तन को लेकर अपनी सहमति नहीं दी थी। रिपन भारतीय युवाओं को लेकर भी बेहद संजीदा थे। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उन दिनों अत्यंत कठिन मानी जाती थी और यह परीक्षा केवल लंदन में आयोजित होती थी, जिससे साधारणतः भारतीय युवा इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाते थे। रिपन चाहते थे कि इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा का परीक्षा केंद्र भारत में भी हो, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस संदर्भ में अनुमति नहीं दी। लॉर्ड रिपन ने इतना जरूर कर पाने में सफलता पाई कि परीक्षा में सम्मिलित होने की उम्र को उन्होंने 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। सार्वजनिक क्षेत्र में रिपन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य सन 1881 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट को बनाना था। इस कानून के माध्यम से कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा में सुधार लाने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। यह फैक्ट्री अधिनियम प्रत्येक उस कारखाने में लागू होता था जहां 100 से अधिक मजदूर एक साथ काम करते थे। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं रखा जा सकता था और 12 वर्ष की उम्र तक के बच्चों से 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता था। आर्थिक सुधारों में रिपन ने अनेक सामान पर से आयात कर हटा लिए। केवल शराब और स्प्रिट पर ही कर जारी रहा। नमक पर कर कम कर दिया गया। स्वतंत्र व्यापार की नीति का पालन किया गया। रिपन ने आर्थिक क्षेत्र में लॉर्ड मेयो के द्वारा संचालित विकेंद्रीकरण की नीति को जारी रखा। उन्होंने प्रांतों के आर्थिक उत्तरदायित्व को बढ़ाने का निश्चय किया। भारत में रिपन का सबसे विवादास्पद कार्य इल्बर्ट बिल को स्वीकृति प्रदान करना था। इस बिल को पेश करने के पूर्व यह व्यवस्था थी कि यूरोपियनों के मुकदमे केवल जस्टिस ऑफ पीस या हाई कोर्ट के द्वारा ही सुने जा सकते थे। प्रेसिडेंसी नगरों बंबई, कलकत्ता और मद्रास के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर कोई भी भारतीय अंग्रेजों के मुकदमे नहीं सुन सकता था। रिपन ने अपने विधि सदस्य इल्बर्ट के माध्यम से इस संदर्भ में एक बिल प्रस्तुत करवाया। यूरोपियनों ने इस बिल को अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात समझते हुए इसका तीव्रतम विरोध किया। रिपन को अंततः झुकना पड़ा। यह बिल पास नहीं हो पाया। रिपन के आगमन के पूर्व भारतीयों को एक अनियंत्रित भीड़ के रूप में देखा जाता था। रिपन ने सर्वप्रथम जनगणना कराई। सन 1881 में कश्मीर और नेपाल को छोड़कर संपूर्ण भारत की जनगणना हुई। यह जनगणना प्रति 10वें वर्ष कराया जाना भी तय हुआ। इससे भारतीयों को शिक्षा और व्यवसाय आदि की प्रगति का बोध हुआ। रिपन ने कलकत्ता में एक प्रदर्शनी का आयोजन कराया जिसमें भारतीय उद्योग धंधों की प्रगति को दर्शाया गया। उसने रेलवे के विस्तार पर भी बल दिया था। कुछ मसलों को लेकर रिपन का
इंग्लैंड की सरकार से लेकर नाराजगी हो गई। मिस्र पर अधिकार के लिए भारत से भेजी गई सैन्य टुकड़ी के व्यय का कुछ भाग भारत की सरकार को व्यय करना पड़ा। रिपन ने इसका विरोध किया। साथ ही साथ इल्बर्ट बिल पर हुए विवाद और असंतोष से भी रिपन बड़े क्षुब्ध थे। उन्होंने अपने कार्यकाल को पूर्ण होने से पहले ही सन 1884 में अपना त्याग पत्र दे दिया और इंग्लैंड लौट गए। रिपन भारतीयों में अत्यंत लोकप्रिय वायसराय रहे। रिपन को जितना सहानुभूति और स्नेह भारतीयों से मिला वह किसी अन्य वायसराय को प्राप्त नहीं हो पाया। अमृतसर, कलकत्ता और बंबई में उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। अनेक भारतीय नेताओं ने बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ रिपन के इस विदाई समारोह में भाग लिया। डॉक्टर एस गोपाल के अनुसार रिपन भारतीयों के द्वारा पूजा जाता था, जबकि अधिकतर अंग्रेज उससे घृणा करते थे। भारतीयों के द्वारा रिपन की प्रशंसा का प्रधान कारण यह था कि भारतीय उसे अपना सच्चा हितैषी समझते थे। रिपन भी जब तक भारत में रहा उन्होंने भारतीयों के हित में ही काम किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारतीय जनता के उद्धारक की संज्ञा दी है। पी.ई. रॉबर्ट्स ने लिखा है, रिपन वास्तव में साधारण वायसरायों से भिन्न सांचे में ढला था तथा उसका समस्त दृष्टिकोण अपने पूर्वजों से सर्वथा विपरीत था। वह ग्लैडस्टन के युग का सच्चा उदारवादी था। धन्यवाद।